नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है 28 की जीत पर ध्यान, मैदान में मास्टर प्लान। दोनों ही राजनीतिक दल, मध्य प्रदेश में दो ही पॉलिटिकल पार्टीज हैं। पोलराइजेशन बहुत साफ है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, और लड़ाई भी बड़ी मजबूत होती है। चूँकि दो ही दल हैं तो दोनों के बीच में स्वाभाविक है लड़ाई बड़ी मजबूती से होती है। लेकिन इस बार एक अंतर ये देखने के लिए मिल रहा है कि कांग्रेस अपनी पिछली गलतियों को ध्यान में रखते हुए मैदान की मजबूती और संगठनात्मक चुनौतियों से निपटने की तैयारी में है। बीजेपी तो हमेशा ही चुनावी मोड में रहती है, और अब जिस तरह से अभ्यास वर्ग हो रहे हैं ये मैं ये नहीं कहूँगा पहली बार हम देख रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात जो कुछ समय पहले छत्तीसगढ़ में संगठन के एक पुरोधा और वरिष्ठ पदाधिकारी ने कही थी, जहाँ तक मुझे ध्यान है शिव प्रकाश जी ने ये बात कही थी कि पश्चिम बंगाल की जीत से कहीं मुगालते में मत आ जाइएगा, ये सब कुछ बहुत बढ़िया है और हम जब पश्चिम बंगाल जैसा कठिन किला फतेह कर सकते हैं तो फिर बाकी जगह क्या कठिनाई है। ये बीजेपी की उस सोच को दर्शाता है कि आप सफलता हासिल करने के बाद भी वैसे ही रहते हैं जैसे कि फिर परीक्षा देनी है आपको, और फिर पहले से ज़्यादा नंबर लेकर आने हैं। उधर कांग्रेस भी मैदान पर अपनी ताकत झोंक रही है, उसके दिग्गज नेता भी मैदान में डटे हैं। और ये चीज़ हम कांग्रेस में पहली बार देख रहे हैं कि कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी दे दी गई है। और राहुल गांधी इस समय आप कह सकते हैं कि जब से उन्होंने चुनाव का मोर्चा संभाला है, बीते कम से कम अगर आप एक दशक की बात करें तो इस समय वो अब सबसे ज़्यादा ताकतवर प्रतीत होते हैं। क्योंकि इस समय जो उनकी बात है, ख़ास तौर से इसको इस तरह से को रिलेट करिए कि कर्नाटक का जो मसला है वो छत्तीसगढ़ में नहीं हो पाया 50-50% का, और इसके पहले राजस्थान में भी नहीं हो पाया। लेकिन कर्नाटक में राहुल गांधी ने इसे कर दिखाया है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये भी। तो बड़ी दिलचस्प होगी जंग अगर दोनों ही पार्टियां मैदान में अपनी ताकत को बढ़ाकर उतरेंगी। ख़ास तौर पर अगर कांग्रेस ये कमज़ोरी दूर कर लेती है तो 2028 का रण बहुत रोचक होगा। पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट, उसके बाद फिर डिबेट की तरफ चलेंगे। मध्य प्रदेश की राजनीति में 2028 का चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन उसकी तैयारी ने रफ्तार पकड़ ली है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों समझ चुकी हैं कि चुनाव अब एक सतत प्रक्रिया है, यानी चुनाव खत्म होते ही अगली लड़ाई की तैयारी शुरू। यही वजह है कि अब दोनों दल संगठन को धार देने और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने पर पूरा जोर लगा रहे हैं। रणनीतिकारों से लेकर बूथ लेवल तक हर कार्यकर्ता को मोर्चा संभालने के लिए तैयार किया जा रहा है। ट्रेनिंग में पार्टी की रीति नीति, बूथ और चुनाव मैनेजमेंट, जनसंपर्क, सोशल मीडिया और जनता से जुड़े मुद्दों पर खास फोकस किया जा रहा है। इस रेस में बीजेपी फिलहाल एक कदम आगे नजर आती है। बीजेपी ने चुनावी तैयारी को सेगमेंट में बांटकर जिम्मेदारियां तय करने का ऐसा सिस्टम तैयार किया है जिसमें हर स्तर पर जवाबदेही तय रहती है। पार्टी चुनाव के दौरान दूसरे राज्यों के नेताओं को भी बड़ी जिम्मेदारी देती है, जिससे वो बिना महत्वाकांक्षा के तटस्थ भाव से काम कर सकें। बीजेपी इसे संगठन आधारित व्यवस्था मानती है, जहां चुनाव सिर्फ प्रत्याशी नहीं पूरी पार्टी लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी में लगातार प्रशिक्षण वर्ग हो रहे हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय प्रदेश के संगठन महामंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी वरिष्ठ नेतागण, विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले बहुत बहुत मजबूत नेता, वो सारे लोग इसमें भाग ले रहे हैं। और अपेक्षित जो कार्यकर्ताओं की श्रेणी है वो लोग इसमें भाग ले रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी अब पुराने ढर्रे से निकलकर लगातार जमीन पर सक्रिय नजर आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से लेकर दिग्विजय सिंह, हरीश चौधरी, उमंग सिंघार और अजय सिंह जैसे बड़े नेता लगातार मैदान में सक्रिय हैं। कांग्रेस अब संगठन की कमजोरी और गुटबाजी जैसे मुद्दों पर खुलकर बात कर रही है, जो बातें बीजेपी संगठन बंद कमरे में करता है। कांग्रेस के नेता अब मंचों से भी कहने में हिचक नहीं रहे हैं। कार्यकर्ता को चेताया जा रहा है, जमीन पर सक्रिय रहने का संदेश दिया जा रहा है। मतलब कांग्रेस भी अब संगठन को चुनावी हथियार बनाने की कोशिश में जुटी है। 2028 और 2029 ये दोनों चुनौतियों को सामने रखकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी आदरणीय हरीश चौधरी जी, प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी ने संगठन सृजन अभियान के तहत
हर एक जिले में जिला, विधानसभा, ब्लॉक, मंडल, बूथ स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने का निर्देश दिया। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में 2028 की लड़ाई का बिगुल भले ही अभी दूर सुनाई दे रहा हो, लेकिन तैयारी पूरे शबाब पर है। बीजेपी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल मोर्चा संभाले हुए हैं, तो कांग्रेस के दिग्गज भी जमीन पर पसीना बहा रहे हैं। अब सवाल यही है कि क्या ट्रेनिंग पॉलिटिक्स 2028 में विनिंग ट्रिक साबित होगी। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की सियासत में अब सिर्फ चेहरे नहीं, संगठन, सिस्टम और जमीनी मास्टर प्लान चुनाव जिताने की ताकत बन रहे हैं। अब हमारे सवाल भी देख लीजिए। क्या 2028 की जीत का रास्ता संगठन और प्रशिक्षण से होकर गुजरने वाला है? क्या बीजेपी के कार्डर बेस्ड मॉडल से कांग्रेस ग्राउंड लेवल पर टक्कर ले पाएगी? क्या चेहरों से ज़्यादा अब संगठन और सिस्टम चुनाव जिताने की ताकत बन रहे हैं? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा एआई के लिए इन दिनों हम बात कर रहे हैं कि एआई नौकरियां ख़त्म कर रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये भी तय मानिए कि कितना भी कॉरपोरेटाइजेशन हो जाए, लेकिन जो कार्यकर्ता है, उसकी ताकत है, उसका जेन्युइन अप्रोच है, वो हमेशा एक शाश्वत इटर्नल स्टेट में मौजूद रहेगा। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। मेरे साथ हैं स्टूडियो में बीजेपी की युवा नेता, प्रखर अधिवक्ता गुंजन चौकसे जी, बहुत स्वागत करता हूं उनका। साथ ही आनंद जाट जी हैं, युवा नेता, प्रवक्ता, लेखक, वो मेरे साथ हैं। और रविंद्र दुबे जी हैं, मध्य प्रदेश के वरिष्ठतम पत्रकारों में शुमार है उनका। मुस्कुराते थोड़ा कम है, गांभीर्य है, लेकिन पत्रकार में गांभीर्य होना बड़ा आवश्यक है। रविंद्र जी, पहली टिप्पणी आप ही से लेकर हम आगे बढ़ते हैं। कैसे देख रहे हैं आप? कांग्रेस भी ज़मीन पर पूरी मेहनत करती हुई दिख रही है। नेता रिस्पेक्टिव रीजन्स की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी का नाम राज्यसभा की रेस में आगे चल रहा है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन पीछे भी नहीं है, यानी बराबर रेस में वो बने हुए हैं। अब ऐसा लगता है सिद्धारमैया को जिस तरह कर्नाटक में मना लिया है राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं ने, तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस सीख रही है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। और बीजेपी तो लगी ही है सर, प्रशिक्षण वर्ग, तमाम चीज़ें, जैसे याद ही नहीं है कि अभी हमने ज़्यादा दिन नहीं हुए, 15-20 दिन ही हुए हैं कि पश्चिम बंगाल में हमने परचम फहराया। जी देखिए, कांग्रेस जिस तरीके से अब मेहनत करती दिख रही है ना, ऐसा नहीं दिख, उन्होंने लगातार हर जिले के प्रभारी बना दिए, सीनियर नेताओं को प्रभारी बनाया, अलग अलग संगठन के काम दिए जा रहे हैं, लोग जाके वहां बैठकें कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं। तो जिस तरीके से लग रहा है कि कांग्रेस भी अब भारतीय जनता पार्टी, देखिए भारतीय जनता पार्टी की बराबरी करना अभी बहुत मुश्किल काम है। देखिए वो सत्ता में है, लगातार उसके पास संसाधन बहुत है। कांग्रेस के पास 25 साल से सत्ता नहीं और संसाधन नहीं है, उस जिस तरीके से जो कहना चाहिए धन उनके पास नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो काम कर रही है। देखिए उनके लोग नेता 40 डिग्री ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर गर्मी है, अपने सारी जगह 44 के आसपास है। इंदौर में प्रदर्शन हुआ, जबलपुर में प्रदर्शन हुआ, सतना में प्रदर्शन हुआ। तो जन समस्याओं को लोग, कहीं पानी की समस्या की बात आ रही, कहीं साफ सफाई की व्यवस्था की बात आ रही, तो स्थानीय मुद्दों को लेकर कांग्रेस के लोग सड़कों पर निकल रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि साहब हम लगातार सक्रिय हैं। और जो प्रभारी बने हैं वो उस पर संगठन को बैठकों के द्वारा बताने की कोशिश करें। देखिए हम हमेशा आरोप लगाते हैं कि छत्र कांग्रेस की टिकट तय करते हैं, लेकिन अभी कहा जा रहा है, देखिए चुनाव आने में भी बहुत समय, लेकिन कांग्रेस के लोगों को बताया जा रहा है कि इस बार जो सक्रिय रहेंगे उन्हीं को टिकट मिलेगी। छत्रपों की सिफारिशें बहुत कम चलेंगी, जो संगठन है, स्थानीय संगठन है, उनको भी किया है। अभी देखिए कांग्रेस ने एक और बात निकाली है कि नहीं साहब, हम कुछ जिलों में जो निष्क्रिय जिले हैं 8 से 10 जिले, उनके जिलाधिकारियों को, पदाधिकारियों को बदलने की कोशिश हो रही है। तो ये बात बिल्कुल सही है, यदि निष्क्रिय तो उन्हें हटाना चाहिए। अब रहा सवाल बीजेपी का, तो बीजेपी लगातार प्रशिक्षण वर्क करती आ रही है, ऐसा नहीं कि वो आज कर रही, वो तो पहले से करती है, हमेशा चुनावी, जैसा आप बता रहे हैं, चुनावी मोड में रहती। अभी हमने देखा कि हमारे जबलपुर में मीडिया प्रभारी बने प्रदेश स्तर के श्रीकांत साहू छिंदवाड़ा दौरे में गए। वहां छिंदवाड़ा के अखबारों में छपी हुई उनकी कटिंग में पढ़ रहा था, किस तरीके से वो बता रहे थे कि किस तरीके से लोगों को जगाना है, किस तरीके से बीजेपी की सरकार की योजनाओं का जनता के बीच जाकर प्रचार करना, किस तरीके से एआई, किस तरीके से सोशल मीडिया का प्रभाव और किस तरीके से व्यवहार लोगों को अनुशासन बना के चलना, इन तमाम बातों को श्रीकांत साहू वहां के लोगों को समझा रहे हैं। और वहां का जो समाचार मैंने पढ़ा उससे लगता है कि वो लगातार लोगों को अपग्रेड करते हैं, सत्ता में बने रहने, बिल्कुल लौटता हूं, लोगों को बताते हैं कि उनकी अच्छाइयां क्या है। तो ये कांग्रेस को भी देखना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा, और बीजेपी इसके जरिए एक मॉडल की तरफ भी बढ़ चली है, उस पर भी हम आगे बात करेंगे।
गुंजन जी, काफ़ी कोशिशें हैं, काफ़ी मेहनत कर रही है कांग्रेस भी, और अच्छी बात है। लड़ाई हमेशा मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि ये बीजेपी भी मानती है, अंदर खाने में ये बीजेपी के लीडर्स भी ये बात कहते हैं कि मजबूत विपक्ष होगा तो सत्ता पक्ष भी मजबूत होगा। वो भी अच्छी मेहनत करेगा, पूरी ताकत से अपने को मैदान में उतारेगा। कैसे देखती हैं आप कांग्रेस की तैयारियां? आप बीजेपी तो हमेशा लगी ही रहती है, कोई बात ही नहीं है। शरद जी, सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आप ही की जो सवाल है उसी जवाब को उसी स्तर पर आगे बढ़ाती हूँ। आपने कहा कांग्रेस तैयारियां कर रही है, कोशिश कर रही है, तो शरद जी मेरा भी यही मानना है कि कांग्रेस को कोशिश करनी पड़ रही है। प्रशिक्षण जैसी चीज कांग्रेस की अब जरूरत बन चुकी है, क्योंकि कांग्रेस के पास नेता नहीं थे, लेकिन अब कांग्रेस के पास कार्यकर्ता भी नहीं बचे। लेकिन मैं एक सकारात्मकता बात रखने में यकीन रखती हूँ शरद जी। भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई कोशिश नहीं है, यह हमारी सतत प्रक्रिया है। और प्रशिक्षण हमारे लिए कोई चुनाव जीतने का कोई एक माध्यम नहीं है। हमारे लिए लोकतंत्र में हम चुनाव को कोई इवेंट नहीं मानते शरद जी। प्रशिक्षण हमारे लिए उस कार्यकर्ता को राष्ट्र निर्माण की, सेवा की और सुशासन की उस विचारधारा से जोड़ने का एक काम है। जहां कांग्रेस में कुछ सिमिलैरिटीज बताती हूं, आप समझेंगे। जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ढूंढते हैं चुनाव के समय, वहीं भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को गढ़ती है। जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं को क्लासिफाई कर जाते हैं कि वरिष्ठ कार्यकर्ता उनके लिए घोड़े हो जाते हैं, वही भारतीय जनता पार्टी मानती है कि वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान करो और युवा कार्यकर्ताओं को स्थान दो। तो ये विचारधारा का फर्क है। जहां कांग्रेस सिर्फ कार्यकर्ता को एक कुर्सी के पहुंचने का एक टूल समझती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी तो अपने कार्यकर्ताओं को अपनी रीढ़ की हड्डी मानती है। हमारे लिए जितना हमारा वरिष्ठ नेता इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा हमारे लिए एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता इंपॉर्टेंट है। और तभी सबसे मजबूत विश्व में एक कैडर बेस्ड पार्टी अगर कोई कहलाती है तो वो भारतीय जनता पार्टी कहलाती है शरद जी, क्योंकि हमारे यहाँ व्यक्ति विशेष नहीं है, हमारे लिए विचारधारा विशेष है। और उस विशेष विचारधारा को कार्यकर्ताओं को रूबरू कराना वो हमारा संकल्प है। और हाल ही में मैंने एक्सपीरियंस किया था शरद जी, अभी प्रशिक्षण वर्ग में भोपाल का जब प्रशिक्षण हुआ तो मुझ जैसे कार्यकर्ता ने सीखा कि एक कार्यकर्ता की जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, कार्यकर्ता की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, कार्यकर्ता को कैसे उठना बैठना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये तक हमारे प्रशिक्षण शिविर में बताया जाता है। और तभी जो कार्यकर्ता गढ़ने का काम हो रहा है, तभी वो जनता की जो सेवा का संकल्प के साथ हम सब बढ़ रहे हैं, वो एक साथ बढ़ रहे हैं। आनंद जी, गुंजन जी की बात को मैं थोड़ा इस रूप में आगे बढ़ाता हूँ कि अभी 2 दिन पहले जब शिवराज जी की किताब का विमोचन हुआ तो उन्होंने अपना एक अनुभव शेयर किया कि 2023 में जब इस तरह की रिपोर्ट्स थी कि शिवराज जी अब राजनीति के बियाबान में अकेले छूट गए हैं और अब उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, ऐसी रिपोर्ट्स चल निकली थी या र्यूमर्स चल निकली थी, तो प्रधानमंत्री का फ़ोन आता नरेंद्र मोदी जी का, और वो ये कहते हैं, मैं उस समय चीफ मिनिस्टर पद पे वही थे, लेकिन ये कहा जा रहा था कि वो आगे नहीं कंटिन्यू करेंगे, उनको निर्वासन की तरफ भेजा जा रहा है। तो उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी जी ने मुझसे कहा कि मैं मुख्यमंत्री से नहीं बात कर रहा हूँ, अपने शिवराज से बात कर रहा हूँ, और मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब पर ध्यान मत दो, थोड़ी देर अकेले हो जाओ, कहीं पहाड़ पर चले जाओ। और उसके बाद वो ऋषिकेश और वहाँ के ट्रिप पे थे। आपके यहाँ भी ऐसा होता ही होगा, राहुल जी, जीतू पटवारी जी भले ही ना कहते हो, लेकिन ये एक कार्यकर्ता और बड़े नेता, 2 बड़े नेताओं के बीच का संवाद है इस तरह का, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जी देखिए, शिवराज जी का लंबा राजनीतिक जीवन रहा है और लंबा अनुभव रहा है। किताब लिखने के विषय पर जो है मेरी व्यक्तिगत आपत्ति हो सकती है, उन्होंने किताब लिखी, लेकिन मध्य प्रदेश में जिन उपलब्धियों को वो लिख सके, तो मैं वही बात कह रहा हूँ कि ये विषय मुझे लगता है कि शिवराज जी जैसे व्यक्ति को नहीं उठाना था। खैर वो अलग विषय, वो भाजपा का विषय है। मुझे याद नहीं आता है कि आडवाणी जी की आवाज़ कैसी थी, अभी वरिष्ठों के सम्मान की भाजपा प्रवक्ता दुहाई दे रही थी, तो भाजपा में वरिष्ठों का सम्मान कैसा था, खैर वो भी मेरा विषय नहीं है।
चूँकि मैं अभी आज सुबह ही सीधी से लौटा हूँ, विंध्य का जो ट्रेनिंग का पूरा करिकुलम था उसको कंप्लीट करके एक सेशन मैं भी ले रहा था। आप भी एक तरह के वर्ग से लौट रहे हैं? हाँ, नहीं, मैं मीडिया और डिजिटल मीडिया की स्ट्रेटेजी पर ट्रेनिंग देता हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो मतलब पार्टी ने मुझे इस लायक समझा है प्रशिक्षणकर्ता के तौर पर मैं एक सेशन मेरा भी होता है कि हम कैसे डिजिटल स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ें। लेकिन अभी तक जो बात होती थी, कांग्रेस का 20 साल पहले इस तरह के जिला स्तर पर आवासीय प्रशिक्षण होते थे और अब 2028 में अभी 2 साल हैं, हम 2026 में तैयारी कर रहे हैं। पिछली बार मतलब आप के चैनल पर बैठता हूँ या कहीं भी पत्रकार बंधुओं से बात होती है तो बहुत सारे लोग जनता के बीच के भी कुछ कमियां कांग्रेस की गिनाते हैं। निश्चित तौर पर जब आप लगातार जो है अपेक्षित परिणाम नहीं लाते हैं तो लोगों में निराशा आती है और उससे वो ये बात कहते हैं कि कमियां हैं। तो उन कमियों के बावजूद 40% जनता जो है वो वोटर जो है वो कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दे रहा है। तो अगर हम 2 साल पहले इन कमियों को दूर करने, अपने कार्यकर्ता को संगठन का भाव देने के लिए प्रशिक्षण कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि अप टू द मार्क और टाइमली हमारी तैयारी है। और ये जो प्रशिक्षण का उद्देश्य है वो मैं आपको बता देता हूं। ऋग्वेद का एक सूत्र है कि संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते, कि हम साथ चलें, हमारे जो कदम हैं वो एक दिशा में हों। संवदध्वम, हम एक जैसा बोलें, एक दिशा में बोलें और हमारा मन एक जैसा हो। तो ये जो प्रशिक्षण का उद्देश्य है वो ये है कि हमें 2028 में कांग्रेस पार्टी की जनता की सरकार लेकर आनी है और उसके लिए हम अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट भी कर रहे हैं, प्रशिक्षित भी कर रहे हैं और उसमें कार्यकर्ता और नेता एक जाजम पर वहां बैठ रहे हैं। कल मैं अजय सिंह राहुल भैया के साथ एक सत्र में बैठा हुआ था तो दूसरे सत्र में कमलेश्वर पटेल जी मेरे साथ बैठे हुए थे सीधी के अंदर। तो ये हम अपने कार्यकर्ता की ताकत को पहचान रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जीतू पटवारी जी जब वहां सेशन में थे तो वो कह रहे थे कि आप क्या चाहते हो, हम ये जानना चाहते हैं और पूरे प्रदेश के नेता जो हैं ये जानने के लिए प्रशिक्षण शिविरों में आएंगे। तो ये हमारा महत्वपूर्ण उपक्रम है जो 87 दिन में 37 स्थानों पर पूरे मध्य प्रदेश के 71 जिलों को कवर करेगा। बहुत अच्छी बात है। और निश्चित तौर पर कार्यकर्ता के मन की अगर बात सुन ली गई कि वो नीचे से ऊपर अगर धारा बहने लगी कि ये प्रत्याशी अच्छा है, जो आपकी कोशिश है कांग्रेस की तरफ से। रविंद्र दुबे जी, एक चीज़ जो अब तक मिसिंग थी, आप इससे कितने सहमत होंगे ये ज़रूर मुझे बताइएगा, कि बीते 1 दशक में ऐसा लगा कि राहुल जी वरिष्ठ नेताओं के सामने या चुप हो जाते हैं या उनकी वरिष्ठता का सम्मान करके अपने कदम पीछे खींच लेते हैं या उस प्रेशर से वो कन्फ्रंट लड़ाई नहीं करना चाहते हैं। ये हमने अशोक गहलोत जी वर्सेस सचिन पायलट में देखा, टीएस सिंहदेव जी भूपेश बघेल जी में देखा। मध्य प्रदेश में शायद कुछ अर्ली हो गया, अगर 50-50 फार्मूला तय हुआ था तो मध्य प्रदेश में काफ़ी पहले ही 14 महीने पहले ही कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि तत्कालीन सीनियर कांग्रेस लीडर ज्योतिरादित्य जी और कमलनाथ जी के बीच में भिड़ंत हो गई। लेकिन कर्नाटक का मसला जैसे सुलझा है तो अब राहुल जी का ऑरा भी शायद ऐसा है कि सिद्धारमैया ये मानते हैं कि नहीं, हमको पीछे हटना चाहिए। क्या ये ऐसा है? और अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पर इससे कांग्रेस को फायदा मिलेगा, क्योंकि अब तक चुनौती यही थी कि कहा ही जाता था राहुल जी की नहीं सुनी जाती। देखिए, जब मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी यहाँ कमलनाथ के नेतृत्व में, तब भी जब कुछ युवा विधायकों मंत्रिमंडल में शामिल हुए तो उनको कहा गया कि साहब ये नए छत्रप बनाए जा रहे हैं, चाहे वो उसमें तरुण भनोत हो, लखन घनघोरिया हो या नए युवा जितने मंत्रिमंडल है, चाहे जयवर्धन हो, जितने नए युवा लोगों को बनाया गया तो नए चेहरे बनाकर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बनाकर इनको मध्य प्रदेश का चेहरा बनाया गया कि साहब ये आने वाले कल के हमारे युवा नेता बनेंगे। जो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के शिफ्ट होने के बाद उसमें जीतू पटवारी भी शामिल थे। तो अब जीतू पटवारी को नेतृत्व मिल गया, उमंग सिंघार को नेतृत्व मिल गया। जो लोग यहाँ कांग्रेस में हैं वो लगातार देखिए वो उसी तरीके से कोई महाकौशल के लिए काम कर रहा है, कोई बिंद के लिए काम कर रहा है, कोई मालवा के लिए काम कर रहा है। तो ये कांग्रेस में अब शिफ्ट अब दिख रहा है कि कांग्रेस में वो जो यूथ लीडरशिप है वो राहुल गांधी के पीछे खड़े होते नजर आ रही। देखिए एक शिफ्टिंग की बात है, जैसा अब हम सब देख रहे हैं कि खड़गे जी हैं, सिद्धारमैया जी हैं, दिग्विजय जी हैं, तो ये तमाम सीनियर लोग जो हैं
किनारे होते जा रहे हैं और उनको संगठन के रूप में आते जा रहे हैं और नए लोग आगे आ रहे हैं। यदि ऐसा हो रहा तो कांग्रेस के लिए अच्छा है, कांग्रेस का अच्छा भविष्य है। अब देखिए उन्हें भारतीय जनता पार्टी से एक चीज और सीखने की जरूरत है। देखिए वो पार्टी चला रहे हैं, उनको ज्यादा मालूम है, वो अच्छे से काम कर रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती और हारती, रिजल्ट परिणाम आता और वो इस बात में लग जाती है जो सीटें हारी हैं वो कैसे हारी हैं, इनको जीतना कैसे है। तो जो जिस सीटें लगातार कांग्रेस 3 से 4 बार जीती वो चैलेंज लेके देते। उन्हें छिंदवाड़ा हराना था, उन्हें छिंदवाड़ा हरा दिया। उन्होंने राधौगढ़ छीनना था, उन्होंने राधौगढ़ छीन लिया। तो इस तरीके से कांग्रेस को भी अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेशन देना पड़ेगा, उनके कार्यकर्ताओं को ये बताना पड़ेगा कि हम जो 33 साल से 35 साल से जो विधानसभा क्षेत्र हार रहे हैं, 5-6 चुनाव से हार रहे हैं, उनको कैसे हासिल करना, कैसे ग्राउंड में जाके काम करना, ये सीखना भारतीय जनता पार्टी से पड़ेगा। और तब जाके उस तरीके युद्ध स्तर पर यदि काम करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। ठीक बात है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ऐसे समय मध्य प्रदेश में चर्चा है कि कैबिनेट रीशफल के बाद कुछ महत्वपूर्ण चेहरे दिल्ली जा सकते हैं। अब ये कवायद बीजेपी में बिना किसी तनाव के, ऐसा नहीं तनाव बहुत होता होगा, लेकिन उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया जाता है। कांग्रेस में ये चीज़ नहीं हो पाती। मैं नरेंद्र सिंह तोमर जी के साथ एक कार्यक्रम में था, उन्होंने कहा 90 के दशक में मुझे एक निगम मंडल के दायित्व की बात पार्टी ने सामूहिक रूप से तय की, लेकिन ठाकरे जी कुछ और चाह रहे थे। मैं उनसे मिला, उन्होंने कहा नरेंद्र लाल बत्ती तो मिल जाएगी, लेकिन अब मेरी उम्र हो चली है, 230 नहीं तब 320 विधानसभा सीटें थी कि मैं कैसे घूमूंगा इन सब जगहों पर। और तुम जैसे युवा जिनमें संभावनाएं हैं, अगर वो लाल बत्ती के पीछे लग जाओगे, तुम निर्णय तुम अपने मन से करो क्या करना है। नरेंद्र जी ने लाल बत्ती छोड़ दी। ऐसा नहीं है लाल बत्ती उन्हें मिली नहीं, लेकिन उस समय लाल बत्ती छोड़ना और आज भी बीजेपी में चाहे कोई भी परिस्थिति हो, मन से छोड़ें या ना छोड़ें, लेकिन पार्टी ने कह दिया है तो जैसे कोई बड़ा बुजुर्ग कह देता है, आप मन मसोम ही लें, लेकिन आपको किनारे होना पड़ेगा। गुंजन जी। शरद जी, आपने क्योंकि जो उदाहरण दिया उसके पीछे रीजन है शरद जी, क्योंकि हम सबका विजन और हम सबका मिशन एक ही है, वो राष्ट्र निर्माण है। हमारे लिए सत्ता या कुर्सी तक पहुंचना कोई एक विजन नहीं है। हम सब एक ही उद्देश्य के साथ चल रहे हैं, जनता जनार्दन का कल्याण हो, राष्ट्र का निर्माण हो, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के दिए हुए निर्देश पर चल रहे हैं। शरद जी, बस एक सवाल के साथ अपनी बात अंतिम करूंगी। मैं आनंद जी से पूछना चाहती हूँ कि अगर इतना प्रशिक्षण की जरूरत पड़ी तो आपके यहाँ कार्यकर्ता आज भी गद्दार क्यों? आप भी अपने कार्यकर्ताओं को कभी स्लीपर सेल कहते हैं, कभी गद्दार कहते हैं, कभी दीमक कहते हैं। आपका वरिष्ठ नेता कांग्रेस के अपने छोटे कार्यकर्ताओं से यह सवाल करता है कि वो गद्दार है, और हमारे लिए कार्यकर्ता सर्वोपरि है। हमारे लिए कार्यकर्ता का सम्मान है। जवाब दीजिएगा जी। भाजपा के जो मूल कार्यकर्ता हैं वो दीन दयालु देव दुर्लभ दरी बिछाओ योजना के हितग्राही हैं। मैं आपका कोई सवाल हो तो ज़रूर लूँगा, लेकिन राष्ट्र निर्माण, क्या प्यासा इंदौर राष्ट्र निर्माण के लिए प्यासा रखा जा रहा है? टट्टी पेशाब का गंदा पानी पिलाकर 35 लोग मार दिए, वो राष्ट्र निर्माण है? कैसी संस्कृतनिष्ठ हिंदी में शब्दों के मकड़जाल में कार्यकर्ताओं को, मतदाताओं को, जनता को भ्रमित करते हैं भाजपा के लोग। मध्य प्रदेश में और देश में नीट की परीक्षा का कितना बेजा दुरुपयोग किया गया है। ये राष्ट्र निर्माण है, ये देशभक्ति है आपकी? तो ऐसी देशभक्ति आपको मुबारक। हमें नहीं चाहिए ऐसी देशभक्ति जिसमें जनता कहीं, जिसमें ये घोटाले हों। आपके प्रश्न का जवाब देने नहीं आया हूं मैं अपनी पार्टी की बात करने आया हूं। नहीं, एक दूसरे का जवाब देना भी आपके दायित्व है। मैं कह रहा हूं ना, दीनदयालु देव दुर्लभ दरी बिछाओ योजना के हितग्राही आपके लोग हैं। आपके वरिष्ठ नेताओं की क्या हैसियत है, ये किसी से छुपी नहीं है। कहां है मुरली मनोहर जोशी? आनंद जी, आप ये मानते हैं कि आपकी पार्टी का कार्यकर्ता पूरी तरह से पार्टी के प्रति निष्ठा भाव से भरा हुआ है, उसके मन में कोई दुविधा नहीं है, कोई उसके मन में परिवर्तन की लालसा नहीं है? मेरी जर्नी को आप जानते हैं, मेरी जर्नी को मध्य प्रदेश का एक एक व्यक्ति जानता है कि मैं किस तरह से उठकर आया हूं और कहां पार्टी के लिए काम कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं। और मेरे जैसा एक एक कार्यकर्ता आज कांग्रेस पार्टी की सरकार लाने के लिए पूरे एक निष्ठ भाव से लगा हुआ है। और अगर कोई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इस तरह से कहता है तो मैं समझता हूं कि आज जो मुश्किल वक्त में कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा है वो कोहिनूर हीरा है, 24 कैरेट गोल्ड है, और उसके शिद्दत को, समर्पण को मेरा प्रणाम है। और जो छोड़ के गए हैं, वो जो छोड़ के गए वो तो भाई बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत बड़ी बात कही है
कि खून के रिश्ते से ज़्यादा बड़ा विचारधारा का रिश्ता होता है, और विचारधारा के रिश्ते में कार्यकर्ता जितने भी कांग्रेस पार्टी के मेरे आज हैं वो मेरे भाई बहन हैं। लेकिन अगर कोई पार्टी छोड़कर गया है तो वल्दियत नहीं बदली जा सकती। ठीक ऐसे ही विचारधारा बदलने वाले लोग अवसरवादी होते हैं। शरद जी बस एक लाइन, पूरे डिबेट में हमने सुना आनंद जाट जी से मैं, मेरा ये बहुत सारे उदाहरण उन्होंने दिए। वहां कांग्रेस में मैं हूं और भारतीय जनता पार्टी में हम हैं। राष्ट्र निर्माण क्या घोटालों से होता है? भाजपा ये चलिए अब आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव एक सबसे बड़ी कसौटी है, और ये अच्छी बात है कि कांग्रेस पटरी पर लौटने की कोशिश ही नहीं कर रही है, बल्कि वो उस मॉडल को अपना रही है जो मॉडल उसके यहाँ मिसिंग था। वो मॉडल था कार्यकर्ता का सम्मान, कार्यकर्ता की बात को सुनना और उसको अमल में लाना। और केरलम इसका एक और उदाहरण है, जहाँ ये मान लिया गया था कि राहुल जी के अत्यंत करीबी केसी वेणुगोपाल मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, और वायनाड में पोस्टर्स लग गए कि राहुल जी, प्रियंका जी, अगर वेणुगोपाल आते हैं तो आप कभी मत वायनाड आइएगा। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार सुनी गई उस कार्यकर्ता की, जो कार्यकर्ता ज़मीनी नेता और चुनाव में अहम भूमिका निभाने वाले सतीशन के साथ था, और वही हुआ। अगर आप ऐसे चलेंगे, बीजेपी इसी लाइन को पकड़ के चलती रही है, तो निश्चित तौर पर आप मजबूत होंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। और